कि हेल्थ इंश्योरेंस ठीक से नहीं लेते, इंश्योरेंस भी अपना नहीं लेते। इंश्योरेंस में भी क्या है कि कोई आ गया, कुछ उसने प्लान समझा दिया, वो हमने ले लिया, लेकिन हमें क्लियर ये नहीं होता कि हमें इंश्योरेंस कितनी लेनी है या नहीं लेनी है, और लेनी है तो कितनी। उनकी जो सेविंग की जो है सिस्टम है, जो या फ्रिक्वेंसी है, वो एक तो इक्वल नहीं होती। किसी महीने ज़्यादा बच गए तो ज़्यादा से हो गया, किसी महीने कम बचे तो कम से हो गया। जी। म्यूचुअल फंड है, शेयर्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया, वो भी टाइप की हैं इस टाइप के। 90 के टाइम में सबसे ज़्यादा जो स्कूटर बिकता था बजाज चेतक था, और वो ड्रीम होता था कि बजाज चेतक हमने लेना, और उस टाइम वो 8-8,500 रुपये का था जी। और आज जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्कूटर कौन सा है? होंडा एक्टिवा। वो आज के टाइम में करीब 1 लाख का है। सवाल 1 से ऊपर ही आ रहा है ना, 1 लाख ही मान लेते हैं। उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं उसमें रिस्क इसलिए ज़्यादा होता है कि शेयर्स का आपको पता नहीं कौन सा शेयर कब गिरेगा, कब बढ़ेगा, कब क्या होगा। तो वो रिसर्च बेस्ड काम है, वो एक्सपर्ट लोग ही कर पाते हैं उसको। तो हम लोगों के लिए क्या है कि हम म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं। तो जैसे SIP होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसका ये अपोजिट होता है। इसमें आपने 1 करोड़ रुपये डाल दिया और उसमें WP लगा दी, और जिस भी डेट की आप लगाओगे उस डेट में उतना पैसा आपको मतलब मंथली हम लोगों को पैसा आता है। हाँ, मैं जो लोगों को सलाह देता हूँ वो मैं कहता हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत महंगी होती है, तो आप वो बैंक से लेते हैं। बैंक में क्या होता है ना कि बैंक ग्रुप इंश्योरेंस देता है। जो भी बैंक के अंदर जिसका भी अकाउंट है वो एलिजिबल है। तो हर काम, हर इन्वेस्टमेंट बेसिकली टैक्स बचाने के लिए नहीं करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 7,500 रुपया पर मंथ आपको म्यूचुअल फंड में डालना है। अच्छा। वो ज़्यादातर 12 से 15% तक का रिटर्न जनरेट करते हैं। आपके पास मान लो 15,000 रुपये हैं, सेविंग कर रहे हो, 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, कल को 20 हो गए, 20 कर लो। बाकी कोई भी चीज़ है उसमें आप कर नहीं सकते। अब मान लो रियल एस्टेट ही लेना चाह रहे हो तो क्या, तो फिर लोन लेना पड़ेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ग्लोबल ह्यूज में। आज हमारे साथ है एक ऐसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फ्रॉम फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IRDA फॉर इंश्योरेंस, AMFI फॉर म्यूचुअल फंड्स, NCFM फॉर कैपिटल डेरिवेटिव मार्केट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग नीड बेस्ड हो या गोल बेस्ड, इन्वेस्टमेंट, retirement planning, wealth creation, insurance, he takes care of it all. With decades of experience, बहुत सारे लोगों की इन्होंने जरूरतें और इच्छाएं पूरी करने में उनकी मदद करी है, और अपने टिप्स और एक्सपर्ट एडवाइस शेयर करने के लिए आज हमारे साथ यहां पे मौजूद है। तो कुछ ऐसे एक्शनेबल इंसाइट्स के लिए रेडी हो जाइए जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को कंप्लीटली बदल के रख देगी। तो लेट्स वेलकम मिस्टर अरुण त्यागी जी फ्रॉम नीलकंठ निवेश। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत आज हम लोगों के लिए समय निकालने के लिए। आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। नहीं सर, आपका इतना एक्सपीरियंस है और आज आप ये सारी बात हमारे साथ शेयर करने के लिए आए हैं, एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस के लिए बहुत बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ आज मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। एंड क्विकली शुरू करते हैं सर। तो मेन एस्पेक्ट जो है हमारा वो है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सर क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है? एक फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि एक फैंसी वर्ड है जी, लेकिन नॉर्मली हर आदमी कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे आप महीने का भी अपना बजट बनाते हैं, एक बंदे की सैलरी आती है या कोई इनकम कहीं से जनरेट होती है, तो उसको वो कैसे एक्सपेंस करता है। तो मेन नॉर्मली हमारे क्या होते हैं, ग्रोसरी एक्सपेंस होते हैं जी, ठीक है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंटल हो गया, रेंट हो गया, इसके अलावा जो बिजली के बिल हैं ये सब हैं, तो वो सब हम एक किस्म से प्लानिंग करते हैं जी। उसके बाद फिर हम ये सोचते हैं कि हमारा इतना पैसा बच गया तो हम ये अगले किसी उसके लिए रखते हैं, सेविंग्स करके रख लेते हैं। हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम ये छोटे टाइम का तो करते रहते हैं, महीने 2 महीने का, लेकिन हम लॉन्ग टर्म का नहीं करते जी। उसमें क्या चीज़ें जो मिस होती है वो होती है, एक तो हमारी इमरजेंसी अगर कुछ आ जाए तो उसका हमारा कोई प्लान नहीं होता। फिर हम जो रिस्क है उसको नहीं समझते, लाइफ का रिस्क है या हेल्थ इंश्योरेंस का वो रिस्क है जी,
तो उस सब चीज़ को हम समझते नहीं पाते, हम ये सोचते हैं कि सब मैनेज हो जाएगा, चलता रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस ठीक से नहीं लेते, इंश्योरेंस भी अपना नहीं लेते। इंश्योरेंस में भी क्या है कि कोई आ गया, कुछ इसने प्लान समझा दिया, वो हमने ले लिया जी लेकिन हमें क्लियर ये नहीं होता कि हमें इंश्योरेंस कितनी लेनी है या नहीं लेनी है, और लेनी है तो कितनी लेनी है। जी तो वो सारा आ गया, तो वो रिस्क एंड इंश्योरेंस प्लानिंग के अंदर आ जाता है। उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि भाई ये पैसा हमारा बच गया है, इसको सेविंग अकाउंट में डाल दो या एफडी कर दो इसकी। हाँ जी, तो सबसे कॉमन वो- एफडी हाँ, वाला ही है। वो कर देते हैं। वो उनकी जो सेविंग की जो है सिस्टम है, जो या फ्रिक्वेंसी है, वो एक तो इक्वल नहीं होती। किसी महीने ज़्यादा बच गए तो ज़्यादा से हो गया, किसी महीने कम बचे तो कम से हो गया। जी तो उसका कोई वो नहीं होता, और फिर उनको ये नहीं होता कि हमें कल क्या जरूरत रहनी है, उसके लिए हम क्या प्लानिंग करें, उसका नहीं होता। तो बेसिकली जब हम प्लानिंग के इसमें वर्ड जोड़ते हैं तो उसमें ये होता है कि हम जो प्लानिंग करते हैं हमने आज की भी करनी है और आगे के टाइम के लिए भी करनी है, लॉन्ग टर्म की। जी अब उसमें क्या होता है कि हम गोल बेस्ड बोलते हैं इसको, कि भाई गोल होना चाहिए। गोल क्या होना चाहिए? एक नॉर्मल जो गोल होते हैं, नॉर्मल फैमिली के गोल होते हैं, वो एक तो होता है बच्चों की एजुकेशन का, बच्चों की मैरिज वगैरह का, जी और फिर सबसे बड़ा होता है रिटायरमेंट का। जी आज के टाइम में जो है रिटायरमेंट का ज़्यादा है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करेंगे जी कि ये काफ़ी क्रूशियल है रिटायरमेंट। जी इसके कई सारे फैक्टर हैं। एक तो फैक्टर हो गया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो हमारी जो है ना वो बढ़ गई है, हमारी एज बढ़ गई है। अब अगर मैं डेटा की बात करूं तो पूरे डेटा तो अभी नहीं है, लेकिन ये है कि जो सन 50 के टाइम में जो हमारी एज की थी, कॉमन जो बोलते थे, वो करीब करीब 45 से 47 ईयर थी। आज एज के जो टाइम थी में लाइफ हाँ एक्सपेक्टेंसी। हाँ ओके एवरेज, ओके और आज के टाइम में वो बढ़कर हो गई है करीब करीब 70, ओके 70 सब प्लस हो गई है। जी और ये है, मतलब जो जेंडर के हिसाब से देखें तो मेंस की 70 करीब है, और वुमेंस की कोई 72 75 तक ओके उनकी थोड़ी ज़्यादा है। वो रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो फेस करते हैं वो वुमेन ज़्यादा करती हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर वो भी नहीं होता, कॉर्पस उतना होता नहीं है। जब तक हस्बैंड है तब तक तो ठीक है, अगर हस्बैंड पहले चले जाएं तो उनको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। ठीक है। अब मेन चीज़ आती है, जो हम प्लानिंग जो कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें जो हमारा ये सोचना होता है कि भाई जो बच गया वो सेव हो गया और उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया अपने में, तो ये सोच गलत होती है। इसका हमें प्रॉपर पहले टारगेट बनाना पड़ेगा कि हमने कितना सेव करना है। पहले हम वो सेव करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, चाहे हमें कुछ एक्सपेंस करने पड़ेंगे जी तो वो हम करते हैं, वो बजटिंग आ जाती है। अब बजट तो हर बंदा करेगा ना, जैसे मान लो किसी को 50,000 की सैलरी मिल रही है जी तो वो उसी हिसाब से बजट बनाता है अपना, उसी हिसाब से वो एक्सपेंस रखेगा, वो रखेगा। तो इसमें जो हम गोल बनाएंगे वो रियलिस्टिक होने चाहिए। रियलिस्टिक मीन्स कि जो 50,000 की इनकम है या 1 लाख की इनकम है तो वो उसी का गोल बनाए। उसको अगर जो गाड़ी परचेज करनी है तो वो ये सोचे कि भाई मैं 5 लाख की गाड़ी या 10 लाख की गाड़ी लूँगा, वो मन में ये सोच ले कि मुझे तो जगुआर ही लेनी है और इनकम 1 लाख की है, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा। जी तो वो मतलब ड्रीम नहीं बन सकते। ड्रीम के लिए तो आपको फिर कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। राइट। तो हम जो गोल बनाते हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। तो इसमें एक तो रिस्क हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट में जो है ना बहुत सारे ओरिजिन है। मैक्सिमम लोग हिंदुस्तान में क्या है कि या तो एफडी कर दी जी और या फिर रियल एस्टेट पे जाते हैं। सर एफडी तो ऐसे है, मतलब बहुत ही ज्यादा एफडी का है, लोगों को कुछ नहीं समझ में आता। इवन हम किसी को अपनी जानकारी से भी किसी को सलाह देते हैं कि यार तुम एसआईपी में ही कर लो, हाँ, तो एफडी मत करो, तो वो सुन तो लेते हैं सर, पर वो करते एफडी है। उसमें मेन क्या है ना कि फाइनेंशियल लिटरेसी है बहुत ज़्यादा। एक तो लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट पता नहीं है जी, फिर उनको किस टाइप से उनको लेना है, कैसे क्या करना है, उसके भी वो है। फिर उसके बाद क्या आता है कि उनको रिस्क का नहीं पता होता, इसमें कितना रिस्क। उनको ये लगता है कि मार्केट डाउन आ जाएगी तो हमारा पैसा डूब जाएगा। और पीछे होता भी ऐसा रहा है, हमारे यहाँ पे जो है ना स्कैम बहुत होते हैं जी तरह तरह के। जी जी तो उससे भी लोग फिर डरते ही हैं। जी।
तो उनका डर भी ठीक है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन तो कुछ ना कुछ स्कैम हो जाता है। यहाँ गाइडेंस भी कम है, तो जब आप कोई कुछ करने जा रहे हो, कोई शेयर खरीदने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, तो आपको कोई गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलेगी, नहीं मिलती, तो उसका टिप्स मिलती हैं। अरे हाँ तो ये चीज़ होगी। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम जो बात करेंगे वो रिटायरमेंट के अंदर भी बात करेंगे, कौन कौन सी हैं। इसके अंदर बहुत सारे वो हैं, क्या नाम है, ऑप्शंस हैं जी। म्यूचुअल फंड है, शेयर्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया, और भी टाइप के हैं इस टाइप के। तो लेकिन हमारे यहाँ पे दो ही चीज़ हैं जो लोग जाते हैं, एक एफडी में, एक रियल एस्टेट में। जी। अब एफडी का रिस्क क्या है कि एफडी का रिस्क ये है कि एफडी जो हमें रिटर्न देती है ना, वो लगभग इक्वल टू इन्फ्लेशन के बराबर देती है। तो इन्फ्लेशन को भी कुछ लोग समझने में गलती करते हैं, उनको भी इन्फ्लेशन समझ में नहीं आ रहा होता। इन्फ्लेशन क्या होता है कि एक तो गवर्नमेंट डेटा देती है जी। वो जो डेटा होता है वो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोडक्ट के बेस के ऊपर होता है जी। लेकिन एक कॉमन मैन जो इन्फ्लेशन फेस करता है ना, वो उससे कहीं ज़्यादा होता है, कई बार ज़्यादातर ज़्यादा ही होता है। क्योंकि एक तो जो ग्रोसरी वगैरह आइटम है उसमें फ्लक्चुएशन चलती है, दूसरा क्या हो गया कि बहुत सारे उसके जो आइटम हैं उसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, 90 के टाइम में सबसे ज़्यादा जो स्कूटर बिकता था बजाज चेतक था, और वो ड्रीम होता था कि बजाज चेतक हमने लेना है, और उस टाइम वो 8-8.5 रुपये का आता था जी। और आज जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्कूटर कौन सा है? होंडा एक्टिवा। वो आज के टाइम में करीब करीब 1 लाख का आ रहा है, सवाल 1 से ऊपर ही आ रहा है जी। हाँ ना, 1 लाख ही मान लेते हैं, ठीक है जी। तो उसका आप अगर डिस्काउंट करते हैं तो ये 7.5% की रिटर्न आती है, यानी कि 8,000 का जो चीज़ है वो 1 लाख की होगी, तो पिछले 40-45 साल में 7.5% से आप उसको कर लो। हाँ जी। तो एक कॉमन मैन जो है ना वो 7-7.5% का इन्फ्लेशन फेस करता है जी। फिर उसकी लाइफस्टाइल के ऊपर भी है कि उसकी क्या लाइफस्टाइल है, वो क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, क्योंकि जो लग्जरी आइटम उनमें तो इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा है, तो अपना जब मर्जी चाहे अपना रेट बढ़ा लेते हैं। तो वो सब चीज़ें। इसी तरह से अगर आप फ्यूल का भी देखें, पेट्रोल वगैरह का भी देखें, तो पेट्रोल भी उस टाइम मेरे ख्याल से 8-9 रुपये लीटर हुआ करता था जी, और आज वो 100 के करीब है। तो ये भी लगभग आप मान लो 18-19 रुपए का, तो मेरे को भी याद है 7% का इन्फ्लेशन, और अब आज 100 रुपए का तो पेट्रोल है ही है, बिल्कुल 7.5% का इन्फ्लेशन तो मतलब कॉमन है ही है। और यही लगभग परसेंटेज हम लोगों को एफडी पे मिलती है, तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि वो एफडी जो है वो सिर्फ इन्फ्लेशन के लेवल तक ही रहती है, 19-20 ऊपर या नीचे हो सकती है। एफडी नहीं, मतलब कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट है जी, अगर वो आपको 7-7.5-8% की रिटर्न दे रही है आज जी, तो उसका क्या हुआ कि किसी ने मान लो इन्वेस्ट किया आज कि भाई मैं आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ, करेक्ट है, जब ये 8-10 लाख हो जाएंगे तो मैं गाड़ी ले लूंगा। हाँ जी। लेकिन अगर जो उसने 7-8% पे किया है, और वो जब वो 7-8-10 लाख रुपए होंगे तो उस टाइम स्कूटर इतने का आ रहा होगा, फिर गाड़ी से दूर हो जाएगा। सही बात है। तो इन्फ्लेशन को लोग इस टाइप से समझ नहीं पाते, उनको ये लगता है कि ये एक नंबर है और गवर्नमेंट देती है तो ये है। तो मेन इसका जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। राइट। तो जब हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में जाते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट वो देखनी है जो इन्फ्लेशन के ऊपर रिटर्न दे। हाँ जी। तो इसमें फिर दूसरे नंबर पे आती है रियल एस्टेट। हाँ जी। लेकिन रियल एस्टेट भी हर किसी के लिए है नहीं, क्योंकि उसमें एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। आप आज कोई रियल एस्टेट लेने जाओ तो 1 करोड़ से नीचे कुछ आएगा नहीं, कुछ भी नहीं आएगा जी। तो 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 करोड़ है नहीं। अगर वो लोन वगैरह लेते हैं तो फिर वो इंस्टॉलमेंट ही देते रहो, तो फिर वो 1 करोड़ की चीज पहले ही महंगी हो जाती है। और लोन के अंदर हम अगर इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो वैसी 1 करोड़ की जो चीज है वही सर वैसे ही 1.25 करोड़ की पड़ गई। तो वो एक मतलब बिग टिकट वाला चीज होगी ना, बहुत पैसा चाहिए उसमें सर। राइट। तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके और कुछ अपना एसेट्स बना सकते हैं या कैपिटल बना सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आ जाता है आपका म्यूचुअल फंड्स। अच्छा। स्टॉक भी हैं, शेयर भी हैं, तो उसमें क्या है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे है ना बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, वो हर कोई बंदा कर नहीं सकता जी। उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं उसमें रिस्क इसलिए ज़्यादा होता है कि शेयर्स का आपको पता नहीं कौन सा शेयर कब गिरेगा, कब बढ़ेगा, कब क्या होगा, तो वो रिसर्च बेस्ड काम है, वो एक्सपर्ट लोग ही कर पाते हैं उसको भी। तो हम लोगों के लिए क्या है कि हम म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है? म्यूचुअल फंड ट्रस्ट होता है, इसको AMC भी बोलते हैं, जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है, ये एक ट्रस्ट होता है
जिसको गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड कोई लाना चाहता है, कोई कंपनी लाना चाहती है कुछ भी, तो पहली बात तो ये होना चाहिए वो पिछले 5 साल से प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर वो लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसको एग्जिट करना पड़ेगा बिजनेस से। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ये रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप जो है इसको एग्जिट करना पड़ा है। अच्छा। क्योंकि इसकी कंपनियां लॉस कर रही थी, उनको म्यूचुअल फंड से बाहर होना पड़ा और निप्पॉन ने उसको टेक ओवर कर लिया। ये तो एक तो ये है। इससे पहले DHFL वगैरह कभी ऐसी हुआ था, इंसॉल्वेंट हो गई थी कंपनी, तो वो एग्जिट कर, काफी केस चला था उसका भी। तो इसका क्या होता है, ये ट्रस्ट होता है और जो कंपनी है बड़ी बनाती हैं, जो जैसे HDFC है या ICICI बैंक का भी है, सबके हैं, बहुत सारे लोग हैं, 40-45 के करीब कंपनी है, तो वो ट्रस्टी होती हैं और उनके जो इन्वेस्टर होते हैं, हम लोग जो होते हैं, हम बेनिफिशियरी होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये मतलब आपको सेव करते हैं बाकी स्कैम से इन सब के मुकाबले। उसमें क्या होता है कि कोई एक कंपनी एग्जिट कर भी रही है तो दूसरी कोई ना कोई कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती है, उसमें इन्वेस्टर का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो यानी कि मिडिल क्लास में जो व्यक्ति है उसके लिए बेटर FD से या रियल एस्टेट, जिसके रियल एस्टेट का कॉर्पस नहीं है और FD के लिए वो बहुत छोटा रिटर्न आ रहा है उसके ऊपर, तो जो उससे FD से बेटर है और उसके अंदर कुछ भी अमाउंट लगा सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड जो है वो सेफ भी है और रिटर्न भी अच्छा है उसके अंदर। फिर म्यूचुअल फंड का जो है ना एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, बहुत वास्ट है ये जी। इसमें डेट फंड होते हैं जो आपके FD की तरह काम करते हैं लगभग। हाँ जी। उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है लेकिन वो लगभग FD जैसी रिटर्न देते हैं, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा देते हैं। ओके। वो थोड़ा सेफ हो जाते हैं कि पीछे तो क्या हुआ है कि आपने देखा बैंक वगैरह भी कोलैप्स में बिल्कुल हुए हैं जी। दूसरा है कि आप इसमें रियल एस्टेट की भी कंपनियां आ गई हैं, उनको रेट बोलते हैं। हाँ जी। तो आप उसमें भी जा सकते हो। फिर कुछ हाइब्रिड फंड होते हैं, वो कुछ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ उसमें करते हैं, तो उस टाइप के वो तो अलग अलग कैटेगरी हैं। वो बहुत तरह की कैटेगरी हैं। वो जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है और वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, तब वो तो यानी कि व्यक्ति को अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपने गोल्स जो हैं पहले तो वो क्लियर करने चाहिए। वो क्लियर होके फिर अपने कंसल्टेंट के पास जाके डिस्कस करना चाहिए और उसके हिसाब से फिर कौन सा फंड राइट रहेगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये कोई एक गोली सबके लिए ये सिस्टम नहीं है, नहीं, सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। जो भी जिस तरीके का काम करना चाहता है, जो जिसका गोल या लक्ष्य है और वो फाइनेंशियली अभी कहाँ बैठा है। अब किसी को पास घर ही नहीं है, उसको घर बनाना है, तो उसके लिए गोल अलग हो गया। अब किसी के पास घर है, छत है, सब कुछ है और अगर गाड़ी बनानी है, मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता हूँ 5 साल बाद, तो उसके लिए अलग गोल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल राइट, ठीक है। तो ये मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है जी, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जी। ये मतलब वन प्रोडक्ट नहीं है कि भाई एक ही चीज़ है वो सबको दे दो, तो सबको दे दो नहीं चलेगा। और उसमें फिर हम जो क्राइटेरिया होता है उसमें बहुत तरह क्राइटेरिया होते हैं। उसमें हम जब देखते हैं, जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो उसके जो स्टेप होते हैं उसमें हम देखते हैं कि बंदे का रिस्क कितना है। रिस्क एनालिसिस होता है। और रिस्क एनालिसिस में भी फिर बहुत सारी चीज़ होती हैं, उसकी एजुकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और वो किस उसमें आता है। मतलब एजुकेशन से मीन्स है कि जो हायर एजुकेटेड पर्सन है तो उनको ज़्यादा रिस्क नहीं होता। आज वो मान लो कोई एडवोकेट है और वो सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो किसी कंपनी से एफिलिएटेड है, कल को कंपनी से निकल जाता है, कंपनी उसको कर देती है, तो वो अपना कर सकता है, अपनी प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं, प्रैक्टिस शुरू कर देगा या कोई और कंपनी उसको टेक ओवर कर लेगी। राइट। तो इसी टाइप से जो हैं IIT होते हैं, इस टाइप के जो लोग होते हैं, उनको जॉब का ज़्यादा रिस्क नहीं होता, तो मिडिल लेवल में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसी टाइप से क्या है कि एजुकेशन का फैक्टर हो गया, इस सब का फैक्टर हो गया, वेल्दी कितना है। कुछ लोग जो होते हैं मतलब उनकी फैमिली बैकग्राउंड ही स्ट्रॉन्ग होता है, उनको भी ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, वो भी सब कर लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं। अब आता है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में क्या है कि इंश्योरेंस भी कई टाइप के होते हैं। एक होता है टर्म इंश्योरेंस। हम बेसिकली टर्म इंश्योरेंस ही लोगों को प्रेफर करते हैं। टर्म इंश्योरेंस होता है एक मतलब लेमैन की लैंग्वेज में, जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं ना, कार का, गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, वो साल के साल खत्म हो जाता है जी। टर्म इंश्योरेंस भी ऐसी होता है, उसमें वापस कुछ नहीं मिलना, लेकिन कुछ मिस हैपनिंग होती है, कुछ होता है तो वो पैसा मिल जाएगा, पैसा अच्छा मिलता है। हाँ, उसमें वो फिर मतलब कोशिश ये रहती है कि कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़ का ले। अब उसको लोग समझ नहीं पाते। उसका क्या है कि
मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली है, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं और उनके पेरेंट्स हैं। अब वो एक बंदा है जो कमा रहा है पैसा जी, और वो जो कमा रहा है वो भी क्या कर रहा है कि वो या तो इधर नोएडा जा रहा है या गुड़गांव जा रहा है। आजकल 2 ही जगह जी, ज़्यादा बिल्कुल। जा रहे हैं लोग। हाँ, दिल्ली से तो ये 2 अब वो जगह जाते 2 व्हीलर है उसके पास, वो 2 व्हीलर ट्रेवल करके रोज 35-40 किलोमीटर हैं। करके जाता है। उसका रिस्क कितना है? बहुत हाई है। सपोज वो 60,000 रुपये कमा रहा है महीने के, ठीक है, तो इंश्योरेंस इतना होना चाहिए ना कि अगर कल को उसको कुछ हो जाए तो वो 60,000 को रिप्लेस करे ना। बिल्कुल। तो 60,000 कैसे रिप्लेस होगा? कम से कम 1 करोड़ की अगर उसकी पॉलिसी होगी तो उसको 1 करोड़ रुपए जो मिलेगा, 1 करोड़ वो म्यूचुअल फंड में करते हैं इन्वेस्ट, और 7-8-9% का उस पर वो SWP लगाते हैं। तो SWP वगैरह ये मैं बीच में बाद में समझाऊंगा जी, इसको बोलते हैं सिस्टमिक विड्रॉल प्लान। हाँ जी, तो जैसे SIP होती है सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, plan। उसका ये अपोजिट होता है। ठीक है। इसमें आपने 1 करोड़ रुपये डाल दिया और उसमें SWP लगा दी, वो जिस भी डेट की आप लगाओगे उस डेट में उतना पैसा आपको आता मतलब रहेगा। मंथली हम लोगों को तो पैसा आता रहेगा। हाँ, 1 करोड़ पे 60,000 रुपये महीना आपको मिल सकता है जब आप 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो वो बंदा तो चला गया, जो फैमिली की जो नीड है वो तो पैसे से पूरी होनी है ना। हाँ जी, तो उसकी कम से कम इनकम थोड़ी बहुत तो रिप्लेस होगी, बिल्कुल पूरी हो रही है यहाँ तो। पूरी होगी। जी, तो कम से कम इतना इंश्योरेंस फिर लेना चाहिए। और ये टर्म इंश्योरेंस में ही मिल सकता टर्म है, इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। इतना बड़ा अमाउंट जो मिल सकता है टर्म नॉर्मल। इंश्योरेंस में क्या होता है ना कि उसका प्रीमियम भी कम होता है। हाँ जी, जो दूसरे जो इंश्योरेंस होते हैं उसमें क्या होता है ना कि सेविंग फैक्टर भी होता है। राइट, रिटर्न्स भी आनी होती है, उसके अंदर पैसा तो आना होता उसमें है। वो उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है। हाँ, और वो फिर अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल जाता है, इसलिए लोग करवाते नहीं। और टर्म इंश्योरेंस को अगर हम वही गाड़ी के इंश्योरेंस या फिर व्हीकल इंश्योरेंस के तौर पे ट्रीट करें तो हम लोगों का अमाउंट लगेगा कम, और अगर कोई मिसहैप होता है तो जो अमाउंट आता है वो ज्यादा आता है। ओके। और जो दूसरे जो इनको आप ऑर्डिनरी इंश्योरेंस नॉर्मल जो लोग लेते हैं जी, जिसमें सेविंग का फैक्टर होता है, उसमें रिटर्न भी कोई खास मिलता नहीं है, और जब वो मिलता है पैसा उस टाइम इसकी वैल्यू नहीं होती। अभी मान लो आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2004-05 का मैं एग्जांपल देता हूँ, 2000 के आसपास का लगा लो जी। 2000 के टाइम में अगर कोई 5 लाख का इंश्योरेंस लेता तो वो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट था जी, ठीक है, क्योंकि 5 लाख में उस टाइम इस एरिया में एक 100 गज का प्लॉट आ जाता था, 100 गज नहीं तो 80 गज का प्लॉट आ जाता था जी, ठीक है। उत्तम नगर का जो एरिया है, इस टाइप का जो एरिया है, हाँ, या दिल्ली के और जमुना पार्क है, मतलब जो थोड़े इस टाइप के एरिया हैं, तो वहाँ पे आ जाता था। लेकिन आज वहाँ भी आप जाओगे तो आप 1 करोड़ से नीचे का प्लॉट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने 5 लाख की इंश्योरेंस ली हुई है उसको तो आज वो 5 लाख के 6 लाख या 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो आज के टाइम में 5-10 लाख रुपए की वैल्यू कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या होता है ना कि क्योंकि मेन क्या है कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है यहाँ पे, और जो रियल एस्टेट वगैरह है वो भी इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके रिटर्न देती है थोड़ा बहुत, तो इसलिए वो महंगी हो गई है। एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर मुझे याद आ गया। हाँ। एक 20 साल पहले, 20 या 25 साल पुरानी बात हो गई, तो 20-25 साल पहले उसकी टर्म थी, एक LIC करवा रखी थी। हाँ। वो LIC थी 1 लाख रुपए की। उस टाइम पे 1 लाख रुपए की वैल्यू बहुत थी। अब जब वो पूरा होके LIC का जो फंड निकल के आया वो निकल गया 2 लाख रुपए। अब ये हो गया कि 2 लाख रुपए का करे तो करे क्या, कि ये तो किसी का मतलब कुछ 20 साल का इन्वेस्टमेंट जब वो निकल के आ रहा है, जो 2 ही लाख रुपए आ रहा है, तो उसका 20 साल के कंपैरिजन में देख रहे तो 2 लाख रुपए आज की डेट में तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर वो कम से कम भी 20 लाख होता तो भी कुछ लगता कि हाँ चलो भाई कुछ वैल्यू हमारे पास में आई है। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो इंश्योरेंस है ना, हाँ जी, उसको कहते हैं हम इंस्टेंट टेस्ट, क्योंकि वो आज ही आपने मान लो 1 करोड़ की पॉलिसी ली, या आज आपने 80 लाख की ली या 50 लाख की ली, तो आज 50 लाख की वैल्यू है ना जी। आने वाले 20 साल के बाद ना हो वो एक अलग बात है। हाँ जी। तो उसको हम इमीडिएट उसके लिए लेते हैं कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो पैसा मिल जाएगा। तो इसको इस टाइप से लेना चाहिए, इसलिए टर्म प्लान ही लेना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टर्म प्लान वाला इंश्योरेंस। हाँ। इसके साथ में फिर हमारा हेल्थ इंश्योरेंस और वो सब भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें अपने हिसाब से। हेल्थ इंश्योरेंस का भी यही है। हाँ जी भाई, हेल्थ इंश्योरेंस का क्या है कि मान लो आपने 3 लाख रुपए घर में रखे जी, कि मैं इसकी है ना एक अच्छी सी बाइक लेकर के आऊंगा जी, और संडे को मैं
घूमने घूमने जाएगा। जाऊंगा। हाँ, आजकल चलते हैं ना, हाँ जी, हाँ बाइकर जी, गैंग चलता है, बने हुए हैं, बिल्कुल। संडे को जाते हैं इधर जी उधर बिल्कुल, कहीं। ग्रुप्स हैं पूरे के पूरे, गाड़ियों के भी हैं, हाँ। बाइकों के भी हैं। अचानक पता चला कि इमरजेंसी आ गई, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, जी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जी, तो आपके तो 2 या 3 लाख रुपए लग जाएंगे। कम से कम है वो तो। अगर जो आप कहीं मैक्स में या किसी भी आसपास के नज़दीक के नर्सिंग होम में भी चले गए तो 1.5-2 लाख रुपए आपके लग जाएंगे। बेयर मिनिमम है जी, तो बिल्कुल। आपकी वो प्लानिंग तो रखी रहेगी, वो मोटरसाइकिल तो गई आओ आपकी, गई। और है ना। इंश्योरेंस अब आप होगा ये तो तो कहोगे नहीं हमारा। कि भाई बाइक तो लेनी ही लेनी है बस, मैं नहीं कर सकता वो, मैं ऐसा हूँ तो चाहे खर्च ना होगा ना, हो। ऐसा तो खर्च होगा ना। जी। ये है तो हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस में सर, जैसे कोई एक फैमिली है, जनरल अगर हम पकड़ के चलते हैं, मिडिल क्लास, एक सिंपल एक हाँ, फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, हाँ, तो उस केस के अंदर उनको फैमिली जो क्लब होती है ना, हमारा फैमिली फ्लोटर टाइप या हाँ, फैमिली फैमिली क्लब वाली जो हाँ, होती है कि पूरी फैमिली कवर्ड वाली जो हेल्थ इंश्योरेंसेज है, वो लेनी चाहिए या फिर इंडिविजुअल पॉलिसीज लेनी चाहिए? नहीं, पहले तो इंडिविजुअली आती थी, अब आजकल फैमिली फ्लोटर आते हैं, आप फैमिली फ्लोटर ले सकते हो, वो सही है। उसमें कुछ नहीं है। तो उसमें ये है कि जैसे मैं लोगों को जो सलाह देता हूँ, वैसे तो मैं इंश्योरेंस मैं भी करता हूँ, जी। लेकिन आजकल नहीं करता। अच्छा। हाँ। तो मैं जो लोगों को सलाह देता हूँ वो मैं कहता हूँ कि क्योंकि इंश्योरेंस बहुत महंगी हो गई है, जी। तो आप वो बैंक से ले लो। ओके। बैंक में क्या होता है ना कि बैंक ग्रुप इंश्योरेंस देता है एक, हाँ जी। जो भी बैंक के अंदर जिसका भी अकाउंट है वो एलिजिबल है, तो आप वो ग्रुप इंश्योरेंस आप ले लो। तो उस वो क्या है कि थोड़ी डिस्काउंट रेट पे होती है वो, और साथ में जैसे आपने मान लो 5 या 10 लाख की आपने इंश्योरेंस ली और उसके ऊपर फिर वो टॉप अप ले लो एक। तो जो टॉप अप है उसका वो मान लो पेरेंट्स ले लो, बच्चे की जो उतनी है तो पेरेंट्स ले लो, तो वो टॉप अप एक मतलब 50 साल की उम्र का अगर कोई बंदा है वो टॉप अप ले रहा है, तो 50 लाख की जो पॉलिसी है वो करीब करीब आपको 15-16 हज़ार रुपये में टॉप अप मिल जाएगा। अच्छा, तो वो टॉप अप साथ में ले लो, एडिशनल उसके अंदर ले लो। उसको टॉप अप बोलते हैं। उसमें क्या है कि 10 लाख तक वो कुछ नहीं देंगे, 10 लाख तक तो आपकी पॉलिसी है वो उससे मिलेगा। उसके ऊपर अगर कुछ हुआ, 20 लाख का बिल है, 40 लाख का बिल है, तो फिर वो देंगे। तो ये होता है, तो इसलिए वो उसका प्रीमियम कम हो जाता है। ठीक है, तो वो टॉप अप। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं हम इंश्योरेंस के टैक्स बाद एंड एस्टेट पे, है ना। हाँ जी, हाँ जी, टैक्स एंड एस्टेट प्लानिंग के ऊपर। टैक्सेशन का मेन क्या होता है कि जो सलाह देते हैं, हम जैसे इन्वेस्टमेंट कराते हैं या लोगों का प्लानिंग करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि टैक्स का बर्डन कम से कम, जो भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं या जो भी कोई चीज़ है जहाँ वो पैसा पार्क करना चाह रहे हैं, जो भी कुछ है, तो उसमें टैक्सेशन को हम कंसिडर करते हैं। तो जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जिसको ट्रिपल ई बोलते हैं, एग्जम्प्ट, ओके, है ना, पीपीएफ हो गया, ये हो गया। लेकिन उसमें क्या है, पहले म्यूचुअल फंड भी इसमें ही आता था, लेकिन अब म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस वगैरह होता था तो वो एग्जेंट में आता था, लेकिन अब बाद में उन्होंने 12.5% करीब टैक्स आ गया है, कैपिटल गेन टैक्स। तो लेकिन उसका भी फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि उस एग्जेम्प्ट का फ़ायदा है या नहीं है। अगर आपको रिटर्न ही उतना नहीं मिल रहा तो उस एग्जेम्प्ट का भी कोई फ़ायदा क्या नहीं है ना। जैसे पीपीएफ है, ये 7% रिटर्न दे रहा है आपको, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर एक प्रोडक्ट आता है एनपीएस। मतलब सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट ओवर है कि रिटर्न इतना कम है कि सरकारी क्या टैक्स लेंगे तुमसे यार, तुम पहली रिटर्न इतना कम, इन्फ्लेशन ही मुश्किल से बीट कर रहे हो, तो क्या टैक्स लेंगे हम तुमसे? जो पैसा जमा करेगा उसका स्कूटर ही आना है फिर बाद में। स्कूटर राइट। तो जैसे एनपीएस है, हाँ जी, एनपीएस एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन एनपीएस के लोगों को जानकारी नहीं है जी। एनपीएस कोई भी घर का मेंबर अगर जो 18 का हो गया है तो आप उसका एनपीएस का अकाउंट खोल सकते हो। एनपीएस क्या होता है सर? नेशनल पेंशन स्कीम। ओके, नेशनल पेंशन स्कीम। ओके। तो वो क्या है ना कि कोई भी जो 18 का हुआ वो ओपन कर सकता है। ओके। उसमें जो यूनिक नंबर मिलता है, अगर वो कल को मान लो जॉब में जाता है तो वो अपना नंबर देगा तो वो पेंशन उसमें आनी उसकी शुरू हो जाएगी। नहीं समझे। अगर जो गवर्नमेंट जॉब में मान लो चला गया जी, तो उसको भी गवर्नमेंट ने पेंशन वो देनी है ना, उसको हाँ, करना है, उसको वो अकाउंट खोलेंगे गवर्नमेंट, तो आप अपना वो अकाउंट दे सकते हो, यूनिक होता है वो, तो उसी के अंदर तो आ वो जाएगा, उसी के अंदर, नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। और प्राइवेट में जाते हो तो प्राइवेट में भी कई जगह हैं उन्होंने एनपीएस लिए हुए हैं, तो वो नंबर आप वहाँ पे दे सकते हो। ठीक है। तो एक तो ये बेनिफिट होता है कि जो आपने जब 18 साल के बच्चे के ये अपना ओपन कर दिया तो उसके पास बहुत लंबा पीरियड है। हाँ जी, बहुत लंबा पीरियड। अगर हम 60 साल की एज भी मान पकड़ के चलते हैं तो 40-42 साल हो गए जी।
तो 42 साल है, तो उसमें अगर जो वो 5,000 4,000 रुपये महीना भी अगर उसमें जाएगा या 2,000 3,000 रुपये महीने में जाएगा, तो उसका अच्छा खासा हो जाएगा। और एनपीएस में क्या है कि जो शुरू में जैसे इक्विटी वाला लेते हैं उसमें, तो उसमें 10-12% के करीब करीब आपको रिटर्न मिल जाता रिटर्न मिल जाता है। हाँ, ओके। तो ये उनके लिए ज़्यादा बेटर रहता है जिनको मतलब थोड़ा डिसिप्लिन वगैरह कम है, वो सारा सब कुछ है, और अच्छा प्रोडक्ट है, ले लेना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत लेट कर देते हैं, और फिर टैक्स सेविंग के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि 50,000 का अलग से टैक्स सेविंग है। ओके। तो वो लोग क्या करते हैं कि 35-40 की उम्र वैसे हो जाती है, और फिर वो इसको टैक्स सेविंग के चक्कर में 50,000 रुपये उसमें डालते हैं हर साल, और वो टैक्स बचा लेते हैं। लेकिन वो जो टैक्स बचा रहे हैं ना, अगर जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसको कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि बाद में जो पैसा मिलेगा ना, वो पेंशन मिलना है, और अगर जो उसको अदर कहीं से और भी कोई पेंशन आ रही है, तो पेंशन टैक्सेबल होती है, तो वो उसमें उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा उसको जी। और वो उसकी पेंशन भी कुछ नहीं बनेगी, 2-4-5 हज़ार रुपये पेंशन बनेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। करना हो तो समय से किया जाए, वरना तो फिर उस पैसे को कहीं और लगा। तो हर काम, हर इन्वेस्टमेंट बेसिकली टैक्स बचाने के लिए नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं, वो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन वो ठीक रहेगा जी। अगर टैक्स बचाए कुछ फायदा। भाई टैक्स आप किस चीज पे दे रहे हो? कोई बंदा मान लो बिजनेस कर रहा है जी, 1 लाख का लॉस हो गया उसको, तो वो लॉस पे थोड़ी टैक्स देगा? नहीं देगा। उसको प्रॉफिट हुआ तब टैक्स देगा, प्रॉफिट पे देता है, इनकम है तो दे रहा है, और तो देना भी चाहिए। हाँ, तो अगर कमा रहे हैं, अगर हम पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट से डेवलपमेंट होते हैं, सारा सब कुछ होता है। हम जो चीज रोड यूज करते हैं, सारी चीज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, लाइट वगैरह, बिल्कुल, तो वो नहीं है, टैक्स तो देना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और टैक्स आप मतलब ये माइंडसेट से निकाल दो, लोगों के माइंडसेट में होता है कि भाई टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। ये बहुत लोगों का सर माइंडसेट है कि टैक्स तभी तो दे रहे हैं जब आप कमा रहे हो, राइट। अगर कोई मान लो 10 लाख किसी ने टैक्स दिया, तो उसने 1 करोड़ रुपए कमाया तभी तो दिया ना, तो सही बात है, खुश होना चाहिए कि मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया, फिर 10 लाख रुपए दे दिया, ठीक है ना। तो वो नहीं है। लेकिन फिर भी जो मतलब टैक्स की जो प्लानिंग होती है वो ये होती है कि भाई हम मॉडरेट अपना सेविंग कर पाएं और हमें टैक्स कम देना पड़े जी, तो उस सब को हम करते हैं। फिर उसमें आ जाता है साथ में स्टेट प्लानिंग में भी ये होता है कि जैसे हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को जो हमने चीज़ें ट्रांसफर करनी है, हाँ जी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं। आपका रियल एस्टेट भी हो गया, साथ में बैंक के अकाउंट हो गए, एफडी वगैरह ये हो गया, और अब तो शायद मेरे ख्याल से कुछ दिनों में कुछ सोशल मीडिया का भी करना पड़ेगा है ना, फेसबुक वगैरह में ट्रांसफर करना है हमने, हाँ, कितनी हमने बकवास की हुई है, उसको हम अपने बच्चों को कैसे देके जाए। सही बात सर, वो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ रही है सर, अब हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट बन गई है, वो तो आ ही रही है, तो वो भी करना पड़ेगा, राइट। तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें एक जो 2-3 चीज़ें जो मैं लोगों को सलाह देता हूँ, जैसे कुछ लोगों के पास है ना, मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं अनफॉर्चुनेट, उनके पास स्पेशल चाइल्ड होते हैं, हाँ जी, है ना, हैंडीकैप्ड जिनको बोलते हैं, जो भी कुछ है, तो उसके लिए वो एक ट्रस्ट क्रिएट कर दें। ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, प्राइवेट ट्रस्ट करता है, तो उसका बेनिफिट ये होता है, मतलब ट्रस्ट का मेन क्या चीज़ है ना, कि अगर ट्रस्टी नहीं है, पहली बात तो क्या है कि ट्रस्टी जो है ना, उससे पैसे से कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो जो ट्रस्टी है उसकी वो देखभाल करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सिर्फ उससे छोटा मोटा वही ले सकता है जो बिल्कुल नेसेसरी है, जैसे कोई लीगल फीस दी गई है, ये दी गई है, तो वो चार्ज कर सकता है, अदरवाइज वो उससे नहीं होता। इसलिए आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना कि वो जो वेल्थी लोग होते थे, उनके दोस्त होते थे, डॉक्टर वकील वगैरह आते थे, और वो कहते जी मैंने आपको ट्रस्टी बना दिया, तो इसलिए वो वेल्थी लोगों को ट्रस्टी बनाया जाता है, ओके, ताकि उनको ग्रीड ना हो, वो लालच ना हो, उसके ऊपर खर्च कर सकें, है ना, छोटा मोटा। उसका जो बेनिफिशियरी होता है उसको ही सारे वो होते हैं। और अगर किसी केस में मान लो ट्रस्टी ना रहे, तो फिर वो गवर्नमेंट उसकी जगह आ जाती है, ओके। तो इसलिए ट्रस्ट बनाना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट फिर टेक केयर करती है उसको, ठीक है। तो उनकी जो भी नीड्स होती है, अगर पेरेंट्स ना रहे, तो जो उनकी नीड है या जो स्पेशल चाइल्ड की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी केयर टेकिंग होगी, गवर्नमेंट उसको लेगी, फिर गवर्नमेंट उसमें वो उसका वो ट्रस्टी बनाती है कोई ना कोई, तो वो ज्यादातर वो रिटायर्ड जज हो गए या कुछ हो गए, इस टाइप के जो लोग हैं उनको बनाती है जी, और कोई उनको सुटेबल पर्सन ना मिले तो, ठीक। और वो भी सर वॉलंटियर्स होते होंगे, हाँ, वॉलंटियर टाइप होते हैं, जो भी कुछ होते हैं। तो मतलब मेन क्या है कि ट्रस्ट का बेनिफिट यही है, इसीलिए लोग ज्यादातर ट्रस्ट बनाते हैं इन सब चीज का। और सर नॉर्मल केस में, और ट्रस्ट से झगड़ना लड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट आ जाती है, जो केस वगैरह हुआ और उसका कोई भी कुछ नहीं है करने वाला, तो वो गवर्नमेंट अपना वकील देगी, तो इसलिए ट्रस्ट क्रिएट करना चाहिए।
ठीक है। तो एस्टेट प्लानिंग में ये सारी सब चीज़ें आती हैं। उसमें भी यही है कि भाई मेन टैक्सेशन का है कि बच्चों को ज़्यादा टैक्स न देना पड़े, कुछ इस टाइप का ये सारा सब कुछ हो जाए। अभी तो सर इंडिया में तो टैक्स नहीं देना पड़ रहा। इंडिया में अभी नहीं देना पड़ता, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं, जैसे मान लो प्रॉपर्टी आ तो गई, अब अगर जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं फिर तो टैक्स देना पड़ेगा ना आपको। सर वो तो वैसे भी देना ही पड़ेगा। हाँ, तो वो पर देना ये तो दर्शकों को ही पता होना चाहिए कि यूएस में जैसा हमारी डिस्कशन चल रही थी कि हाँ। यूएस में और बाकी हाँ, कई कंट्रीज के country में, अंदर हाँ। अगर हमें हाँ। इनहेरिटेंस होती है प्रॉपर्टी की हाँ। या गोल्ड की या हाँ। किसी भी एक एसेट की, तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, उसके ऊपर जो टैक्स भी इंडिया में ये एप्लीकेबल नहीं है। अभी नहीं पर गवर्नमेंट इज स्टिल थिंकिंग ऑन इट। कर भी सकती है गवर्नमेंट, कर भी सकती है, सही बात है सर। हाँ, पीछे अभी बात हम चली थी लेकिन किया नहीं, अभी कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए तो नहीं है वो अभी चीज यहाँ पे। तो अभी तो हमको ऐसे इनहेरिट हो जाती है, पर ऑफकोर्स आगे उसका हम जो भी वो करते हैं तो वो चीज होती है, तो वो उसके अंदर सारा। स्टिल देयर सम प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर भी। हाँ, प्लानिंग मेन यही होती है कि भाई जो प्रॉपर्टी या कोई चीज़ जाएगी और उसमें प्रॉपर नॉमिनेशन होना चाहिए, सारा सब कुछ जी, होना चाहिए, कुछ लॉस ना हो जाए हाँ उस हाँ, चीज का। तो ये होना चाहिए। बाद में क्या होता है कि अब तो खैर आने वाले टाइम में तो चेंज होता जा रहा है, एक एक बच्ची है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पहले क्या था कि उसका क्या नाम है, 3 बच्चे 4 बच्चे होते थे तो उसका डिस्प्यूट शुरू हो जाता था जी, कि बंटवारा कैसे होगा, क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए होता है जैसे विल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन विल भी जो है ना वो सेल्फ अर्न उसके ऊपर हो सकती है, प्रॉपर्टीज वगैरह पे। क्या हो सकती है? जो सेल्फ अर्न होता है ना उसी प्रॉपर्टीज पे विल वगैरह होती हैं। हाँ। अगर कोई आपको इनहेरिटेंस मिली है, हाँ। मतलब मुझे अपने फादर से मिली है, तो उसकी विल नॉर्मली होती नहीं है, वो ऐसे डिवाइड होगी जैसे एज पर रूल। ठीक है, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी की कोई पुश्तैनी जमीन है दिल्ली, अब सबको पता है कि बहुत सारे गांव हाँ, है दिल्ली हाँ। के अंदर और बहुत सारी पुश्तैनी जमीन यहाँ पर है। हम्म, तो किसी को जमीन मिली है हाँ। और मान लेते हैं मेरे पिताजी को मिली, उनके पिताजी से, हाँ। उनको उनके पिताजी से हाँ, मिली थी, हाँ। तो वो तो जमीन जो है अगर हम यहाँ पे 2 भाई हैं या 4 भाई हैं तो वो बराबर Equally डिवाइड होगी ही equal होगी, divide होगी। उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता। नहीं। पर अगर कोई जमीन है जो मेरे पिताजी ने स्वयं खरीदी है, हाँ। तो वो उसको चाहे तो किसी को भी दे सकते हैं या कर सकते हैं, वो उनकी विल है कि मैं किसको वो प्लॉट देना चाहता हूँ, राइट? उसको कर सकते हो, ओके, को डोनेट करना चाहें, हाँ, चाहे वो डोनेट करना चाहे किसी को देना चाहे वो कर सकते हैं, पर जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसको नहीं कर सकते हो। गॉट इट, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा एस्टेट प्लानिंग के अंदर। तो ये सारी चीजों को प्लान करना, इन सारी चीजों को उसके हिसाब से क्लैरिफाई करके। हाँ। तो कई बार क्या होता है ना कि पीछे देखा होगा आपने कि कुछ लोग ना छुप करके ले लेते हैं कोई प्रॉपर्टी वगैरह, कभी नहीं है किसी को नहीं पता चले जी, बाद में वो चले जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया कुछ हो गया और पता चला कि वो है ही नहीं। हाँ। वो आपने देखा होगा जो ज्यादातर अनथराइज कॉलोनी है उसमें जो मंदिर बनते हैं वो उसी जगह पे बनते हैं, कब्जा वब्जा करके। अच्छा, क्योंकि वो बंदे तो लैंडलॉर्ड छोड़ देते हैं, वो मंदिर बनते हैं। हाँ। बाकी कुछ वो छोड़ देते हैं तो वो कब्जा कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, धर्मशाला बना लेते हैं। अच्छा, तो ये है क्योंकि वो उसका कोई मालिक ही नहीं पता चलता ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं पता चलता और कोई क्योंकि वो लोग छुपा उपा करके चले जाते हैं, जो भी कुछ पता ही नहीं होता वो। तो इसी तरह से बैंक अकाउंट वगैरह होते हैं। तो सर इसीलिए अब गवर्नमेंट ने सारे को सब चीजों को डिजिटल कर दिया है ना। हाँ, डिजिटल ताकि अब हर प्रॉपर्टी का अगर किसी ने मान लो डिस्क्लोज ही नहीं किया हुआ, घर में छुपा लेते हैं कई बार इस टाइप से, तो वो सब चीजें। तो वैसे तो हम जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं तो हम यही कहते हैं कि भाई पूरी फैमिली साथ में बैठी होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि छुपाते हैं एक दूसरे से, नहीं वो नहीं पता चला है ना। ऐसा बहुत जैसे है। नोटबंदी थी तो पता चला कि भाई औरतें किसके पास जिसको पता ही नहीं था किसी को। तो कहते थे कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, आज चीनी कहाँ से लेके आती है। तो बाद में पता चला कि 2 लाख रुपए निकल के आ रहे हैं, 3 लाख निकल के आ रहे हैं। 2 लाख छोड़ो, 20-20 लाख रुपए भी निकले। तो वैसे बहाना रहता था कि चीनी खत्म हो गई थी, मेरे पास तो पैसे नहीं थे। सही बात है, ठीक है सर। ये चीजें सर इसी में एक मैं क्वेश्चन आपसे बीच में पूछना चाह रहा हूँ कि एक टर्म बहुत ज्यादा कॉमन सुनने को आजकल मिलती है, वेल्थ क्रिएशन। हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट से परे, उनसे ऊपर वेल्थ क्रिएशन बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलती है। तो ये क्या है, किस तरीके से, इसके ऊपर थोड़ी सी अगर आप रोशनी डालें तो। देखो जो वेल्थ क्रिएशन है वो सिंपल है कि भाई वेल्थ ही होना चाहिए बंदा जी। तो हमारे यहाँ कंसेप्ट है वेल्थ को हम सिर्फ रियल एस्टेट ही मानते हैं। अच्छा, कि भाई इसके पास 5 प्लॉट हैं, इसके पास 3 फ्लैट हैं, इसके पास ये है, तो वो ही मानते हैं। तो ये तो ओल्ड स्कूल वाला सिस्टम हो गया ना सारा का सारा। जी, लेकिन असली जो वेल्थ क्रिएशन है वो तो राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। तो इस टाइप से भी होती है। हाँ जी। तो वो म्यूचुअल फंड से भी हो सकती है। अब आपको मैं एक टिप देता हूँ
कि मान लो जो हमें पेरेंट्स से मिल रहे हैं, मकान वगैरह मिल रहे हैं, उनकी अगर जो आप वैल्यूएशन करें तो वो ठीक है, बढ़ रही है, आज कुछ करोड़ों में है, सब कुछ है, लेकिन आज के टाइम में 1 करोड़ की वैल्यू कितनी है? आज के टाइम में 1 करोड़ की वैल्यू ही नहीं है। हर किसी के पास एक मकान है तो 1 करोड़ का मकान है ही। सर सुनने में बहुत हाँ। अच्छा लगता है 1 करोड़, हाँ। पर 1 करोड़ लेके अगर आप मार्केट में जाओ ना तो हाँ, कुछ नहीं मिलता। कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। अब मान लो एक प्रॉपर्टी खरीदने में, करने में पैसा बहुत चाहिए, सारा कुछ चाहिए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन बहुत इजी है। उसका ये होता है, या तो एक आप एचयूएफ क्रिएट कर लो, और अगर जो एचयूएफ क्रिएट नहीं कर पा रहे तो आप मतलब अपने बच्चों को एजुकेट करो। इसमें 2 पीढ़ी लगेगी, लेकिन तीसरी पीढ़ी जो है ना, उसके पास 100 करोड़ होगा, सिर्फ और सिर्फ 7,500 रुपया पर मंथ आपको म्यूचुअल फंड में डालना है। अच्छा। वो ज़्यादातर 12 से 15% तक का रिटर्न जनरेट करते हैं म्यूचुअल फंड कुल मिला करके। वो 50 साल तक चलाना है। ओके। तो उसमें क्या है, मान लो एक 30 साल का बंदा अगर जो स्टार्ट कर रहा है तो वो तो 80 की उम्र तक पहुंचेगा तो वो अपने सामने ही देख लेगा। और थोड़ी ज़्यादा एज का है तो वो अपने बच्चों को एजुकेट करते। तो जो उसका जो बेटा है वो जब 60-70 साल का होगा तो वो उसके पास कम से कम 100 करोड़ रुपया होगा उस फंड से सिर्फ। हाँ। और अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट भी करें हम तो वो 100 करोड़ की वैल्यू, अगर आज के टाइम में जो 50 करोड़ की तो वैल्यू है ही ना, 1 करोड़ की वैल्यू भले ही ना हो, 50 करोड़ की तो वैल्यू है जी। तो 40-50 करोड़ की भी उसकी वो वैल्यू रही तो कितना पैसा हो रहा है, बेनिफिट हो गया। अब जब वो 100 करोड़ होगा और वो 100 करोड़ पर SWP लगाएं, 1 करोड़ पे 60,000 रुपये महीना बनती है। जी बिल्कुल। 100 करोड़ पे कितनी बनेगी? 6 लाख। 6 से ज़्यादा बनेगी। 6 से ज़्यादा बन जाएगी। 6 तो 10 भी बन जाएगी। 6 तो 10 पे बन जाएगी तो 60 लाख बन गई। हाँ। तो वो क्या है कि ये फिर सर्कल शुरू हो जाएगा। ओके। वो उनके खर्चे भी चलेंगे, साथ में वो उसको इन्वेस्ट भी करते रहेंगे। ये हो जाएगा। ये रियल एस्टेट वगैरह इन सबसे बेटर है। और दूसरा क्या है कि आज के टाइम में अब हम सारे ग्लोबल हो गए हैं, आपका तो नाम ही ग्लोबल ही हुआ जी, है ना। मैक्सिमम लोग क्या है, बच्चे कोई जर्मनी में है, कोई यूके में है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई रह रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। 1-1, 2-2 बच्चे ही हैं, वे भी बाहर हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि आप कहीं से मैनेज कर सकते हो, जबकि रियल एस्टेट के लिए तो आपको एक बार आना ही पड़ेगा, एक बंदा रखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ चाहिए फिजिकली। हाँ, इसको आप, ये डिजिटल हो गया है सारा सब कुछ, आप कहीं जाओ, कहीं पे रहो, कैसे भी रहो, आप मैनेज कर सकते हो। सारा ऑनलाइन है मैक्सिमम, और कोई इसका रिस्क नहीं है। अब सर हम ये कहते हैं, ये तो समय बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी को भी अगर है इतनी लंबी प्लानिंग का पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि आज के डेट में सर इतनी लंबी प्लानिंग कोई नहीं कर रहा है, कर ही नहीं पा रहा है, बच्चों के लिए भी नहीं कर पा रहा सर, क्योंकि किसी को नहीं पता उसके बच्चे उनके साथ कितने आगे चल के रहेंगे नहीं रहेंगे। उसमें क्या है ना कि एक तो नॉलेज नहीं है, और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट के पास जाने का वो भी नहीं है। हम तो लोग क्या है, मान लो सिर में किसी के दर्द है तो वो क्या कहते हैं, यार केमिस्ट से जाओ दवाई ले लो, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, डॉक्टर की फीस ही नहीं देना चाहता। बिल्कुल सही बात है। तो वो इसलिए हम जो है ना प्रोफेशनल से इन सबसे बचते हैं। हम खुद समझदार बनते हैं ना कि हमें सब पता है। ऐसी हम क्या करते हैं, हम जो है ना, जैसे टैक्सेशन का काम है, ये सब है, हम सीए लोगों से भी बचते हैं। और हम ये सोचते हैं सीए तो कंपनी के लिए होते हैं, जब क्या, जब इनकम टैक्स की किताबें उठाओगे तो जो सबसे मोटी किताब है इतनी बड़ी, वो इंडिविजुअल टैक्स के ऊपर ही है। कंपनी के ऊपर तो छोटी सी है, थोड़ा सा ही है, क्योंकि कंपनी के तो रूल डिफाइन है जी। वो आधा कंपनी सेक्रेटरी देख लेता है, कुछ वो देख लेता है, इनकम टैक्स वाला देखता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूल्स हैं वो तो इंडिविजुअल के लिए हैं। इंडिविजुअल पार्टनरशिप की इतनी मोटी बुक होती है, और जबकि आम आदमी कहता है कि इनकम टैक्स का मुझे क्या मतलब है, देना नहीं चाहता है ना सर। हाँ। सर अब अगर हम आज की डेट में बात करें, लेट्स से कि एक व्यक्ति है जो कि 30 से 40 साल की उम्र के अंदर है, और वो एक वेल्थ क्रिएशन या करना चाहता है एंड ही वांट्स टू लिव अ गुड लाइफ, या अर्ली स्टेज में भी है, मान लेते हैं कि 25 मानते हैं कि 23, 24, 25 साल की उम्र में किसी की जॉब शुरू हुई है। सर 3, 4, 5 साल तो जॉब्स वगैरह को भी एक्सप्लोर करते हैं और समझ सेटल होने में लगते हैं।
तो 27-28 साल की उम्र से सेटल होना चाहिए या 30+ के, तो वो करना चाहे किसी चीज के अंदर काम, और वो चाहे कि वेल्थ क्रिएशन कर पाए स्वयं अपने लिए। हम यहाँ बात नहीं करते कि अगली पीढ़ी की या उससे अगली पीढ़ी की, हाँ। अपनी अपनी लाइफ के अंदर ही, तो वो क्या करे? नहीं, वो तो यही है कि उनको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, सेविंग तो करनी पड़ेगी जी, सेविंग तो है ना, करनी और पड़ेगी। कोई तो तरीका वो है फिर नहीं। म्यूचुअल फंड में यही है, इन्वेस्टमेंट करके ही चले। म्यूचुअल फंड का ही बेस्ट है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। राइट। आप आज आपके पास मान लो 15,000 रुपये हैं, सेविंग कर रहे हो, 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, कल को 20 हो गए, 20 कर लो। बाकी कोई भी चीज़ है उसमें आप कर नहीं सकते। अब मान लो रियल एस्टेट ही लेना चाह रहे हो तो या तो फिर लोन लेना पड़ेगा, फिर वो लोन की इंस्टॉलमेंट ही देते देते वो करते रहो, आप इंटरेस्ट इतना देना पड़ेगा। तो लोन तो सर अगर 1 हाँ। करोड़ की चीज 1.25 करोड़ की पड़ेगी तो बेचोगे, अगर कल को हाँ। कहोगे 1.25 करोड़ की, तो क्या फायदा होगा? हाँ, कुछ भी तो नहीं। वो ये है ना कि हम रियल एस्टेट को क्या है ना कि हम रियल एस्टेट में हम टाइम नहीं देखते। आज जो ये प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, कुछ बने हैं, तो हम ये 20 साल 25 साल का कंपेयर करते हैं ना हम। पिछले साल से कंपेयर कर लो ना, किसी ने पिछले साल ली हो तो आज बेच भी रहा हो तो बिकेगी नहीं, इसकी प्रॉफिट में नहीं बिकेगी। उसने जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब दी होगी वो भी रिकवर नहीं होगी, 2-3 साल में भी नहीं होती सर, कई केसेस 2-3 साल में भी नहीं होती। तो ये चीज़ है, तो वो तो लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा। और जो वेल्थ क्रिएशन है वो यही है। अब जो वेल्थी लोग हैं जो भी हैं, तो वो तो वही है ना जिनके मतलब उन्होंने 50 साल पहले 40 साल पहले वो दिल्ली में आए, उन्होंने यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग खरीद लिया, कुछ कर लिया, तो वो आज उसी की तो वैल्यू है ना, उसी से तो वेल्थी हो रहे हैं वो। सही बात है। या फिर ये है कि कुछ इनोवेशन वगैरह आपने किया है, कुछ आपकी कंपनी ऐसी कर रही है, आप अर्न कर रहे हो सब, तो उसमें ये है। तो इसलिए लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है ना कि अभी समस्या सबसे बड़ी जो है वो रिटायरमेंट की बात की है। बिल्कुल जी। तो अब मैक्सिमम लोगों के पास तो रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा कुछ है नहीं कि भाई पेंशन मिलेगी, कुछ मिलेगी। करीब करीब 5-6 करोड़ लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्विस और इसमें हैं, कॉर्पोरेट वगैरह में है जी। ओवरऑल, तो वो मेरे ख्याल से 5% बनते हैं। हालांकि मैं पूरे डेटा पर नहीं जा रहा मैं, तो वो कुछ ज़्यादा डेटा है भी नहीं। तो इतने लोगों को हम छोड़ दें तो बाकी लोगों के पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं, उनको सब कुछ अपने आप ही करना है। और वो आज के टाइम में क्या दिक्कत आ रही है कि एक तो आपका लाइफ का वो बढ़ गया है ना, एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। दूसरा क्या है कि आपका लाइफस्टाइल भी बढ़ गया है ना जी। पहले क्या होता था, लोग रिटायर हुए और गांव में चले जाते थे। हाँ जी। है ना, वहाँ उनकी पेंशन आ रही थी तो वो पेंशन भी उनके बैंक में आती रहती थी, उनको ज़्यादा जरूरत नहीं होती थी, वो सारा था। फिर क्या था कि फैमिली का स्ट्रक्चर था, फैमिली बड़ी होती थी, वो देखभाल हो जाती थी उसमें। अभी कोई नहीं है तो कोई भी तब भी देखभाल हो रही है। नॉर्मली पहले क्या होता था, जैसे हम देखते थे भाई वे ताऊ जी हैं, फलाना है, वो खेत में रहते हैं। अब वो मतलब ये है कि वो ताई चली गई हैं, वो खेत का देखभाल करते हैं। लेकिन वो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर इतना अच्छा था और मतलब सोशल वो इतना अच्छा था कि खाना अगर बनेगा सबसे पहले वहाँ जाना है। ताऊ जी हैं, बाबा जी हैं, चाचा जी हैं, जो भी हैं, उनको खाना पहले दे के आना है, खेत पे जाके दे के आने वाले, है ना। अब वो है नहीं जी। अब तो जो हैं वो बंटवारे हो गए हैं, वो भी अलग अलग कर रहे हैं। जो शहर में रह रहे हैं वो भी अपना जमीन दे देते हैं, ठेके पे दे दी, बटाई पे दे दी, कैसे दे दी, अब अपना कर रहे हैं जी। वो स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली वाला स्ट्रक्चर तो सर जॉइंट वाला भी खत्म हो गया। मतलब गांव का भी भाईचारा वाला सिस्टम नहीं रहा, बहुत कम हो गया, है ना सर। जो बल्कि ये पहले दिल्ली के गांव की बात नहीं, अगर जो अभी भी हम यूपी या बिहार के गांव देहात की भी बात करें, वहां पे भी खत्म हो चुका है वो सिस्टम। बिल्कुल। और जब तक बंदा जिंदा है उसको पैसा तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बल्कि और उम्र के साथ साथ और हारी बीमारी के खर्चे ज्यादा हैं। फिर लाइफस्टाइल चेंज होगी। मान लो आज एक बंदा है, कोई है मिडिल क्लास का ही है, वो एक गाड़ी यूज कर रहा है, अच्छे मकान में रह रहा है, सब कुछ रह रहा है, तो उसका एक खर्चा है। फ़ोन भी चेंज करना होता है 2 साल में, 3 साल में, और भी इस टाइप के हैं। तो वो कम से कम इतना पैसा तो उसको चाहिए ना कि वो रिटायरमेंट के बाद भी उसको इतना पैसा चाहिए ना कि वो उसको चला सके। राइट, है ना। बिजली के बिल वगैरह भी काफ़ी आते हैं, एसी में भी रहना है, सारा सब कुछ करना है, वो सब कुछ जो मेंटेन करना है उसके लिए पैसा चाहिए। तो इतना कॉर्पस उसको चाहिए कि जब वो रिटायर हो तो उसको वो कंपनसेट कर सके, छोटा मोटा ऊपर नीचे। उसके बाद फिर जो है ना, जैसे अब ये हेल्थ की बात हुई थी, वो हेल्थ इशू आने लगते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके हेल्थ इशू आएंगे जी। इसके लिए भी पैसा चाहिए जी। तो
दुनिया भर में, हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में रिटायरमेंट की वो है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर है यूरोप वगैरह में, वहाँ भी यही प्रेशर है कि हम उनको जो एल्डर पर्सन है उनको जो देना है, बेनिफिट देने हैं उनको, जो फ्री वो मेडिकल हेल्थ दे रहे हैं, हेल्थ चेकअप वगैरह सारे सब चीज़ वहाँ पे फ्री है, और भी बहुत सारी चीज़ें वो देती हैं, सारा सब कुछ। तो उसके ऊपर प्रेशर है, वो पैसा आएगा कहाँ से? एजेड लोग बढ़ते जा रहे हैं, यूरोप में उधर तो और भी ज़्यादा हैं, लेकिन हिंदुस्तान में क्या है कि तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, ऊपर से एज भी बढ़ने लगी, वर्कफोर्स तो यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन वो जब ओल्ड एज में जाएंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट भी तो उतनी होगी ना, पहले के मुकाबले वो सब चीज़ चेंज बढ़ेगी, सब चीज़ें, हाँ, जरूरतें बढ़ रही हैं, जरूरतें बढ़ रही हैं, ये सारा, और परिवार न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, हाँ, और ऊपर से जो बड़े बुजुर्ग हो रहे हैं उनके बच्चे किस प्रदेश में है या किस देश में है इसका भी नहीं पता, आगे कहाँ रहने वाले हैं। तो वो क्या है कि कोई समझाने वाला नहीं है। और अब जो नई जो जनरेशन आ रही है उसमें मैं ये अपना वो बता रहा हूँ कि जैसे मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, करता रहता हूँ, तो जो आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, मान लो जॉब लगी, सैलरी मिल रही, तो सबसे पहले वो क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे अपना। अब उनका क्या शुरू हो जाएगा, सैलरी मिल रही है 50,000, खर्चा कर रहे हैं 55,000, क्रेडिट कार्ड से ले लिया जो बनाया, एप्पल फोन ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, उनकी सेविंग कुछ नहीं है। और जो सेविंग है तो वो यही है कि बाइक ले रखी है ईएमआई पे, है ना, क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं, उसकी भी फिर ईएमआई बना लेते हैं। जो क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है वो भी करीब करीब 2-2.5 से लेकर 3% तक होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल होता है ना। हाँ जी। तो वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं, उनकी वो सेविंग तो शुरू होती नहीं है। तो ये ईएमआई लाइफस्टाइल चल रहा है पूरा। लेकिन उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, और जो वो मान लो ईपीएफ वगैरह उनका जा भी रहा है कुछ है, तो वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से बनेगी वो। अभी भी आप मान लो कोई ऑफिसर भी कोई मान लो रिटायर होता है, 1.5 लाख रुपए की उसकी मान लो सैलरी थी जी, तो उसको गवर्नमेंट से कितनी पेंशन मिलती है, 55,000 60,000 रुपये जी। तो आधे से कम तो वैसी हो जाती है जी, 1/3 होगी लगभग, 1/3 हो जाती है। और वो गवर्नमेंट क्या है कि मतलब ये कंसेप्ट है, ये पहले मानते थे, पर अब वो कंसेप्ट चेंज हो रहा है कि भाई लाइफ स्टाइल उतनी जरूरत नहीं रहती, आने जाने का खर्चा बच रहा है, लेकिन अब हो क्या रहा है कि उल्टा खर्चा बढ़ जाता है जी, क्योंकि बंदे हेल्थी हैं 60 की उम्र में भी, टाइम स्पेयर है, और बहुत सारे उनके जो बचे हुए हैं ख्वाब उनको पूरे करने हैं जी, है ना। तो वो सब चीज़ें चेंज हो गई हैं अभी, मतलब जो सोशल क्राइटेरिया है ना वो भी बहुत चेंज हुआ है, उसको भी बहुत अफेक्ट है। पहले जन्मदिन कब बनते थे, बच्चों के एक आधा कोई जन्मदिन बनता था, अब तो नए बच्चों के तो क्या है कि वो क्वार्टरली बन रहे हैं, महीने के बन रहे हैं, एक साल तो महीने के बनेंगे, आज 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, ठीक है, फिर हर साल बनेगा, फिर हर साल बनेंगे। पहले होता था 5 साल 7 साल या 10 साल या 11 ऐसे स्पेसिफिक सबके बनेंगे, उसमें खर्चा होना है। अब जो बंदे रिटायर हैं, जो भी कुछ हैं, तो जब तक जिंदगी हैं जब तक तो सब कुछ है ना उनका। जी बिल्कुल। अब वो कहीं पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो गिफ्ट भी देना पड़ेगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये इनका इफेक्ट आता है। हाँ जी, आता है, बिल्कुल सही बात है। और इन चीज को हम मार नहीं सकते, क्योंकि फिर हमारा लाइफ क्या है। तो इसलिए रिटायरमेंट में क्या है कि 2 तरह के चैलेंज है, एक तो फाइनेंशियल चैलेंज हो गया, और दूसरा सोशल का भी चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ना रिटायरमेंट के बाद जो होता है कि मैं क्या करूं, मेरा टाइम इतना है ये, तो कुछ लोग तो सोशल हो जाते हैं जी, वो किसी एनजीओ से जुड़ जाएंगे या वैसे जुड़ जाएंगे, या वैसे ही सोशल होंगे कि कोई भंडारा चल रहा है, मंदिर में कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो मंदिर से एसोसिएट हो जाते हैं, हाँ, किसी एसोसिएशन का पार्ट बन जाते हैं कि सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए, या एनजीओ में जो कई लोग करते हैं जी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो कमरे में बंद हो जाते हैं। जी बिल्कुल, उनके लिए वो डिजास्टर है। हाँ, डिजास्टर है पूरा, वो डिप्रेशन की ओर ले जाता है वो सारा, क्योंकि वो क्या है कि एक तो क्या है कि जो अच्छी पोस्ट से रिटायर होते हैं गवर्नमेंट सर्विस में या इसमें कॉर्पोरेट में भी, तो उनको पर्क वगैरह बहुत मिलते हैं, है ना, वो बाद में होते नहीं है। पहले उनके पास ड्राइवर भी थी, गाड़ी भी था, ये था, वो था, खाना था, प्लेन से जाएंगे तो टिकट गवर्नमेंट देगी, सारा सब कुछ देगी। तो वो उस लाइफस्टाइल को बनाना चाहें तो उनको जेब से पैसे खर्च करना पड़ेगा, बिल्कुल, जिसकी आदत नहीं है। उसके लिए फिर कॉर्पस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो कैसे हो? तो
वो उसके लिए रिटायरमेंट। अब आता है कि रिटायरमेंट का प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम क्या बताते तो सर, जिससे पहले हम इसकी हाँ। बात करें, अभी हम निष्कर्ष में इसको ये समझे हैं हैं। हाँ कि लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, सिविलाइजेशन इंडिया की, भारत की हमारी हाँ चेंज हो रही हाँ है, हम जॉइंट फैमिली से हाँ न्यूक्लियर फैमिली पे आ हो गए गया, हैं, ऊपर से बट शहरों में रहने लगे शहरों में हैं, रहने गांव में लगे हैं, वापस नहीं गांव में से जाते। निकल चुके हैं, वापस नहीं जाना चाहता कोई। हाँ जो शहर में रह चुका है हाँ 20 साल 25 साल, तो वापस गांव में वो जाके नहीं वापस नहीं। रहना चाहता। एंड ऊपर से अब ये नहीं पता जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आगे वाले बच्चे हैं, वो भी टेक केयर करेंगे कि नहीं करेंगे, और हाँ टेक केयर करने के लिए होंगे भी कि हाँ नहीं होंगे। अब बहुत सारी फैमिलीज हाँ हमने आप हाँ देख रखी हैं जो उन रह रहे हैं अपने घर हाँ में, पर बच्चे हैं यूएस में, जो कनाडा में, जी जी ऑस्ट्रेलिया जो में। करंट जनरेशन उनके ऊपर डबल हुआ है ना, हाँ कि वो जी, पेरेंट्स की करें या अपने आने अपनी वाले टाइम की करें। सही, जो उनका भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा हाँ है। हाँ। राइट। अब जो पेरेंट्स है वो कहते हैं कि जी हमने तो सारा पैसा खर्च कर दिया, हमने कुछ जोड़ा नहीं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पे। जी। लेकिन उनके सामने ये समस्या है कि भाई पढ़ाई लिखाई पे कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर हम आज का सोशल स्टेटस बनाए, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। जी। और कुछ लोगों के पास तो मान लो पैसे की समस्या नहीं है, लेकिन टाइम की समस्या है। सुबह नोएडा जाना है, सुबह 7 बजे निकलना पड़ेगा, ऑफिस 5 बजे बंद हो जाएगा, घर में 8 साढ़े 8 बजे तक आना पड़ेगा, जाम मिलेगा, टाइम ही नहीं है किसी आने चीज। में 3 घंटे लगते हैं, जाने में 2 घंटे लगते हैं। जी। तो वो सारा सब कुछ है, किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं रहता, एक संडे की हाँ छुट्टी मिलती है। वो मिलती है। और राइट। ऊपर से एक जो मनी क्राइसिस भी है थोड़ा बहुत, पैसे का भी है, तो फिर वो डबल हो जाता है वो। राइट। तो इसलिए फाइनेंशियल जो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि जिसके पास भी एक हैंडसम कॉर्पस होगा वो तो एंजॉय कर लेगा, वो तो चलो भाई अपनी एज है, एज के हिसाब से कर लेगा। लेकिन जिसके पास नहीं है उसको तो मजबूरी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी। तो अब काम का भी ये है कि जैसे शॉपकीपर हैं जी। या कोई छोटे बिजनेसमैन है इस टाइप, वो कहते हैं हम तो पैसा कमाते रहेंगे, हमें तो रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट की जरूरत तो उनको भी है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो करना चाहेंगे काम तो भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। है ना। और एक चीज है, एक चीज की जा रही मजबूरी में, और एक चीज की जा रही है खुशी से। जी। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे रिटायरमेंट की मैंने बात करें, जैसे डॉक्टर्स हैं, इस टाइप के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि रिटायर हो गए, वो एक उम्र हो गई उनकी, तो फिर वो क्या करते हैं कि मतलब वॉलेंट्री शुरू कर देंगे, चैरिटी शुरू कर देंगे। कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी वो 2 घंटे बैठेंगे, फीस नहीं लेंगे, या किसी को लगता है कि भाई हमारा इंसल्ट हो रही है, हम फीस देना चाहते हैं, तो 50 रुपये टोकन वाली फीस रख देते हैं। तो वो भी एक अच्छा काम, उनका भी टाइम पास होता है, उनका भी होता है। लेकिन ये वही लोग कर पाएंगे जिनके पास पीछे अच्छा बैक होगा। उनको कहते हैं कि भाई हमने तो चैरिटी करनी है ना। तो वो सब चीज़ें तब जुड़ेंगी, अदरवाइज आप उसको लाइफ का एंजॉय नहीं कर पाओगे, रिटायरमेंट की लाइफ को। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। कैसे करी जाए सर? उसका ये है कि मान लो, अब मैं बताता हूँ आपको, मान लो एक 40 साल का पर्सन है और वो आज सोच रहा है कि भाई मुझे इतना कॉर्पस चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। अब वो अगर जो 1 लाख रुपए महीने की भी इन्वेस्टमेंट करेगा ना, तो उसका जो कॉर्पस जब तक वो 60 का होगा, हम 60 की एज मान के चलते हैं जी, तो वो 2-2.5 करोड़ के करीब बनेगा। और उस टाइम आज के 20 साल के बाद वो 2-2.5 करोड़ की वैल्यू कितनी रह जाएगी वो पता है, मतलब उसको मिलेंगे तो सही 1,20,000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन 1,20,000 रुपये में उसका कितना क्या चलेगा ये नहीं कह सकते। आज के 50-60 हजार रुपए। लेकिन एक 18 साल के बच्चे का जो मान लो उसके पेरेंट्स शुरू करा दें ये 3-4 हज़ार रुपये, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, किसी को कहो ना कि 3-4 हज़ार रुपये जोड़ लो, तो कहते हैं 3-4 हज़ार रुपये से होना ही क्या है। अगर 3-4 हज़ार रुपये से कुछ होना नहीं है तो फिर आप ये सोच लो ना कि आप डस्टबिन में डाल लो, जोड़ लो। तो मान लो एक 18 साल के बच्चे का आप ये मान के कि भाई इसकी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दी, पहले तो एजुकेशन की शुरू की आपने, तो उसकी जो एजुकेशन के लिए जो आपने पैसा इकट्ठा किया वो तो खर्च हो गया, साथ में उसको बता दो कि भाई ये हमने शुरू कर दिया है, जब तो अर्निंग शुरू करेगा इसमें अपना जोड़ना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया, तो बच्चे को पता चल जाता है, एक तो सेविंग की आदत बन जाती है। और वो 3-4 हज़ार रुपये 5,000 रुपये महीना अगर वो सेविंग करे, तो जब वो 60 साल की उम्र में रिटायर होगा, अगर 5 ही करता रहे और भी ना बढ़ाए, तो भी उसका जो कॉर्पस है वो 12-13 करोड़ के करीब बनेगा।
और 4-5 हज़ार रुपये सेविंग करना बहुत ईजी है। 1 लाख रुपए सेविंग करना बहुत मुश्किल है। 1 लाख रुपए कितने बंदे सेविंग कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों की तो सैलरी 1 लाख होगी। बिल्कुल जी। तो ये फर्क पड़ता है कि जितना आप लेट शुरू करोगे ना, उतना आपके लिए वो डिजास्टर हो जाएगा। तो सर ये तो मुश्किल रिटायरमेंट हो प्लानिंग भी फिर पेरेंट्स ही कर रहे हैं बच्चे के लिए भी। भाई अभी भी हम कर ही रहे हैं ना। और हमारे यहाँ अभी भी क्या है कि जैसे जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो 2 करोड़ का कॉर्पस हो गया, ये हो गया, तो हमारी आज भी ये होती है कि हमें उसमें से जो इंटरेस्ट उसका आता रहे या जो उसके ऊपर रिटर्न आती रहे वो हमें मिलती रहे। तो हम 8-9% की वो लगाते हैं, जो HW की भी लगाते हैं, हम 8 या 9% की लगाते हैं। उसमें यही होता है कि जो कॉर्पस है वो लगभग बचा रहेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा घटेगा जो भी कुछ है, और वो फिर हमारे बच्चों को मिल जाएगा। तो ये सोच तो हमारी रहती है, हम देना तो चाहते ही हैं बच्चों को, राइट, है ना। तो जहाँ मतलब बच्चे अपने पैरों पे खड़े हैं, सारा सब कुछ है, वहाँ आपको ये लिबर्टी है कि आप अपना उसका कॉर्पस का भी जितना भी आप कंज्यूम करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज तो आपको जो है ना ये करना ही पड़ेगा ना कि भाई बच्चों के लिए भी आप कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। तो जो ये 4-5 हज़ार रुपये की जो सेविंग है ना, ये तो वही है कि पहले आप उनकी पढ़ाई वढ़ाई के लिए आप सेविंग कर ही रहे थे, अभी आप उनको एक इनिशियल वो दे रहे हो कि भाई ये आपको ऐसे करना है। जैसे बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते हैं ना, जी जी, पीछे से पकड़ लेते हैं, चलो भाई चलाओ, तो कितनी देर तक चलाते हैं, थोड़ी दूर तक छोड़ देते हैं ना। तो ये 4-5 हज़ार वही है। तो यही 4-5 हज़ार रुपए लगा के 4-5 साल तक के लिए फिर उनको करके उनको फिर छोड़ वही दो, अपना उसको बढ़ाओ, चलाओ और बढ़ाओ। तो बच्चे को ये भी मतलब सीखने को भी मिलता है ना जी। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? बच्चे तो हम लोगों से सीखते हैं। बिल्कुल सर। तो ये जो सिस्टम है ये तोड़ना पड़ेगा हमें कि भाई क्रेडिट कार्ड बनवा लिया बच्चे ने और फिर खर्च कर रहे हैं, और इवन मतलब माँ बाप के ऊपर भी खर्च कर रहे हैं। तो वो तो ठीक है, प्राउड होना चाहिए, हमें भी अच्छा लगेगा कोई बेटे ने आज ला के दिया, ये दिया। लेकिन ये भी तो देखो ना कि भाई अपने लिए भी सेविंग साथ में करो, या फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। तो सर ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, हाँ, अब आइडियली तो आई थिंक ये कॉलेज वगैरह में भी शायद पढ़ाई जाती है, थोड़ा बहुत आइडिया दिया जाता है, आइडिया दिया जाता, थोड़ा शुरू किया कॉलेज में जाके शुरू किया, और ये फिर इसको थोड़ा सा और ज्यादा फोकस होना चाहिए ना इसके ऊपर, क्योंकि स्कूल टाइम से शुरू होना चाहिए। असली चीज तो यही है ना, होना चाहिए। मेन क्या है ना कि बहुत सारे लोग इन सब चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। कुछ तो कहते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसे नहीं बचता, तो लेकिन जब तक वो ट्राई नहीं करेंगे तो पैसा बचेगा कैसे? सर देखिए मैं ना एक बात बताता हूँ, हमने अभी आर्मी के लोगों से बात करी, कुछ एक्स आर्मी पीपल से हमने बात करी, हमने एस्ट्रोलॉजिस्ट से बात करी है, हमने साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से बात करी है, और अभी एक इंश्योरेंस के सेक्टर में भी बात करी है, और काफ़ी सारे बिजनेसमैन से भी हमने बात करी है। हमारे पास में जितनी भी हमने सारी बातें करी हैं सर, उनका सबका एक निचोड़ निकल के आता है, मतलब एक कॉमन पॉइंट आता है। निचोड़ तो सबका अलग अलग है, एस्पेक्ट है, एक कॉमन पॉइंट जो निकल के आता है ना वो ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में राइट चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस दिया ही नहीं जा रहा है, और जो हम 12 साल स्कूल में पढ़ाई करके आते हैं उसके अंदर से सर 12% मुश्किल से काम आती है। लैंग्वेज काम आती है, मैथमेटिक्स काम आती है, हिंदी या इंग्लिश अगर हम पढ़ते हैं तो लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज हमारे लिए काम आती है, मैथमेटिक्स जो हमारा गणित के लिए काम आती है, सोशल साइंस या साइंस उसके लिए काम आएगी जो साइंटिफिक फील्ड के अंदर स्पेसिफिकेशन में जा रहा होगा। एंड जो कॉमन चीजें हैं, चाहे बंदा इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे रिक्शा वाला बने, चाहे दुकानदार बने, चाहे वेल्डिंग कर रहा हो, जो सबके लिए कॉमन चीजें हैं वो तो कहीं ना कहीं कॉमन तौर पे प्लेटफॉर्म पे उस पे लाके एक एजुकेशन सिस्टम में एक मिड लेवल पे, यानी कि 6ठी 7वीं 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा तक में ही इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाएगा कि अपने पैसे को, अब सर कोई 100 रुपये कमा रहा है दिन का, कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है दिन का, कई ऐसे 1 करोड़ रुपए दिन का कमा रहे हैं, पर सर 100 रुपए वाले को शायद ज्यादा जरूरत है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि मैं अपने 100 रुपए को कैसे मैनेज करूं कि जिसके अंदर मैं अपना घर भी चलाऊं, अपना खाना भी चलाऊं और अपने बच्चे के भविष्य को भी सिक्योर करूं। वो 1 करोड़ वाले को नहीं है। मेन क्या है कि एजुकेशन की पॉलिसी में कोई कमी नहीं है, हम लोगों में ही कमी है। कैसे सर? हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्राइटेरिया बना लिया है जी,
हम ये सोचते हैं कि भाई अगर बच्चा साइंस नहीं पढ़ेगा तो उसका कुछ बनेगा ही नहीं, साइंस ही सब कुछ है। फिर अगर साइंस किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहा तो फिर कॉमर्स पढ़नी चाहिए उसको। और आर्ट को हम ऐसे देखते हैं कि भाई आर्ट कुछ है ही नहीं, जबकि जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी वेल्थ क्रिएटर हैं, वो आर्ट से ही हैं। बहुत सारे हैं। अगर चेतन भगत का भी नाम आ रहा है तो वो आर्ट से ही है, उसने बुक लिखी है, उसी से करोड़पति बनाया वो। सही बात है। जो असली जो रियल वेल्थ है वो उसने उससे जी बुक से बनाई है ना। ऐसे ही जो फिल्म एक्टर हो गए, जो भी कोई हो गया, तो जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं वो ही सेलिब्रिटी बनाते हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो थोड़े बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, वो लेकिन बहुत बाद में पॉपुलर होते हैं, वो एक अलग चीज है। वो भी वही होते हैं जो इन्वेंशन करते हैं। बहुत सारों में से कोई एक पॉपुलर वो भी वही है जो इन्वेंशन वगैरह करके जाते हैं, वो तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं, है ना। बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई कॉमर्स में या किसी उसमें सारे किसी भी चीज में तो कहीं कुछ नहीं है। तो लेकिन हमारा क्या होता है कि बस साइंस पढ़नी है, आपने ये पढ़ना, तो हम किसी और चीज पर ध्यान देते ही नहीं है, इसलिए ये होता है। और बहुत सारी फिर कॉमन चीज़ नहीं पढ़ाते हम तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ यही नहीं पढ़ाते हम। मैंने देखा है रोड के ऊपर लोग जा रहे होते हैं, मतलब पेरेंट्स की भी कमी समझ लो। बेटा स्कूटर चला रहा है, बेटी स्कूटर चला रही है, खुद बैठे हैं, ना खुद का हेलमेट है ना बच्चे का हेलमेट है, बिल्कुल गलत है। जबकि ये चीज़ तो हमें ही बतानी चाहिए ना, ये तो घर से शुरुआत कर देनी चाहिए। सीट बेल्ट नॉर्मल चीज़ें, हमें सड़क पार करनी नहीं आती, तो उसमें लोग कहने लगते हैं पॉपुलेशन की क्या कमी है, बेसिक चीज नहीं आ रही, सड़क पार ही करनी नहीं आ रही, तो फिर फाइनेंशियल लिटरेसी होना तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई है। फिर यहाँ पे फिर ये है कि वो फिर थोड़ा सा गलत हो जाता है, लेकिन कुछ हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि हम बहुत जल्दी शॉर्टकट चाहते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे हर चीज में स्कैम होते हैं, सारे सब कुछ होते हैं, तो वो सारी सब चीजें। ये तो सर फाइनेंशियल एजुकेशन की जब भी बात होती है, ऑडियंस को ये समझना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, शॉर्ट टर्म हायर गोल्स जहाँ पे भी दिख रहे हैं ना, कि क्या क्या होता है सर, वो 1 महीने में पैसा डबल, तो ये वाले सिस्टम और ऐसी पॉलिसीज से तो दूर ही रहना चाहिए। कितना ही वो आपको ललचाए, समझना पड़ेगा कि जो आइडियल जेन्युइन ग्रोथ है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के साथ ही होने वाली है। आजकल 2 और फैंसी वर्ड चले हुए हैं जी, एक तो है फाइनेंशियल फ्रीडम, हाँ जी, और दूसरा है अर्ली रिटायरमेंट। हाँ जी, बहुत ज्यादा चल रहा है, बिल्कुल। तो अर्ली रिटायरमेंट कुछ है ही नहीं, आपका कुछ काम करने का मन नहीं है, आप घर बैठ जाओ है ना। अर्ली रिटायरमेंट चाहिए और फिर पैसा भी चाहिए, तो फिर पैसा तो आपको करना पड़ेगा, कोई सिस्टम करना पड़ेगा, वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी, बिल्कुल। और अगर आपने बहुत सारी वेल्थ क्रिएट कर भी ली है और आप चाह रहे हो कि मैं कुछ ना करूं, रिटायरमेंट मतलब ये है, रिटायरमेंट का मतलब है कि मैं कुछ ना करूं जी, आप कुछ नहीं करना चाहते, सोशल वर्क भी कुछ नहीं करना चाहते, या तो ये है कि आपने सोशल वर्क करना है, जो सोशल वर्क करना है तो फिर उसमें वेल्थ की इतनी जरूरत नहीं है, जितनी है आपके पास उससे काम चल जाएगा। लेकिन जब आप खाली बैठे होगे तो फिर खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना, बिल्कुल। फिर क्या होगा कि आप चाह रहे हैं कि भाई मैं आज घूमने चला जाऊँ, आज जापान चला जाऊँ, उसके लिए फिर पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, अब वो पैसा कहाँ है, नहीं है और है तो खत्म होएगा। हाँ भाई, जो नॉर्मल है, जैसे पेंशन किसी को मिल भी रही है तो उस पेंशन में क्या है कि उसकी दाल रोटी चलेगी, बेसिक नीड्स पूरी हो। जुमला है ना कि इतना पैसा है 7 पुश्तों तक खाएं, वो 7 पुश्तों तक जब भी खा सकते हैं जब दाल रोटी खानी हो। अगर उसमें वो शौक वोक पूरे करने लगे ना कि भाई आज मैं फ़ोन बदलूंगा, आज मैं ये गाड़ी फिर बदल लेता हूँ, 50 करोड़ रुपए आज ये कर लूँ, तो वो 50 करोड़ भी कम है, बिल्कुल जी। अब क्योंकि अब मार्केट जो है ना हमारी, वो पहले वाली मार्केट नहीं रही कि भी एक HMT घड़ी आती थी, ये सब कुछ होता था, एम्बेसडर कार होती थी, फिएट होती थी, अब ओपन है, आप 10 करोड़ की भी गाड़ी ले लो, है ना, घड़ी आप 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक की ले लो, तो कोई किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं बची है ना। इवन जो नॉर्मल जो पैंट शर्ट लोग पहनते हैं वो भी आप ब्रांडेड क्या किसी उसकी लोग है, जो आप क्या नाम है, जो ये फैशन डिजाइनर वगैरह के लोग हैं, तो उसका कोई टैग ही नहीं है, वो जितना बोल देगा उतनी देनी पड़ेगी, बिल्कुल सही। तो इस सब चीज़ का कोई लिमिट नहीं है। ऐसी ही फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसका भी कोई वो नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है कि आप अपना एक्सपेंस अपने हिसाब से कर लो कि मेरी जो जरूरतें वो इतने से पूरी होती हैं, इतना कर लो, तो फाइनेंशियल फ्रीडम है। अदरवाइज फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ माइंड का है
अर्ली रिटायरमेंट है तो उसका कोई वो होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए कि भाई अर्ली रिटायरमेंट किस लिए चाहिए आपको, और रिटायरमेंट के बाद आप करोगे क्या। और फिर वो है ना सर, किसी ने कुछ बना दिया, आजकल बन रही हैं कंपनियां सर, 200 400 हजार करोड़ की कंपनियां बन रही हैं, उसके अंदर लोगों के हाथ में 200 400 800 हजार करोड़ रुपए आ गए, तो आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो, आप ले लो, आप ले सकते हो, पर ये सारी जनता, सारी दुनिया तो नहीं ले सकती ना। या तो कुछ वही जैसा अभी आपने पहले कहा था कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दो कि जिसके अंदर आपके पास में इतना वेल्थ आ जाए, इतना पैसा आ जाए, जिससे आप रिटायरमेंट आज आप 30 साल की उम्र तक कर लो, 30 में ले लो रिटायरमेंट। तो फिर आप जितना पैसा कमा, आप ये सोच लो कि आप 30 से लेके 60 70 तक जीने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए उतना आप कमा लो पहले ही। कैसे कमा सकते हो उसको, जेन्युइन तरीके तो कम ही है, बिल्कुल है ना। तो रिटायरमेंट का जो है ना, जो कंसेप्ट है वो मेन यही है कि आप मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब है, जो कुछ है, या कहीं भी आप काम कर रहे हो, जब वो जो आपका एम्प्लॉयर है उसको ये लगता है कि भाई इस बंदे से मैं जो काम करा रहा हूँ उसका मैं पैसे ज़्यादा दे रहा हूँ, उसमें एफिशिएंसी अब कम रह गई है, एज बढ़ेगी, कुछ होगी, तभी वो रिटायर है। लेकिन जो सीईओ होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी उसमें होते हैं, या बहुत मतलब जिनके पास एक्सपर्टाइज ज़्यादा होती है, तो वो रिटायर होते ही कहाँ हैं, वो तो 80 साल का बंदा भी काम कर रहा है। हमारे जो ये मेट्रो मैन है तो 80-90 साल तक ही काम करके गए हैं, क्योंकि उनकी जरूरत थी, है ना। राइट। तो जब वो लगने लगता, जब वो कहते हैं कि भाई हम इसको रिप्लेस कर लेंगे, आजकल जो आईटी कंपनी वगैरह हैं उनमें भी जो कंसेप्ट चल रहा है वो कहते हैं कि आफ्टर 50 ईयर जो भी हैं तो उसको रिप्लेस कर लो, इसको हम 50 लाख सैलरी दे रहे थे, इनको हटाओ, 20-20 के 2 लाओ, 10 हमें ही बचेंगे। सही बात है ना, यंग एज के बंदे ले आओ। अब आईटी सेक्टर या बहुत सारे ऐसे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं, इसमें क्या है कि वैसे ही बहुत जल्दी चेंज हो जाता है कि तो उनको नए वो चाहिए होते हैं, तो एक्सपर्टाइज उसी टाइप से चाहिए होते हैं, राइट, है ना। हमारे सामने ही जब कंप्यूटर आए थे उससे अभी बहुत सारे हैं, वो सिर्फ अब 3री-4थी क्लास के बच्चे को हिस्ट्री में पढ़ाई जा रही हैं कि भाई ये फ्लॉपी होती थी, ये वो होता था, ये होता था, खत्म हो लिया वो, है ना। कंप्यूटर ही ऐसे होते थे वो, थोड़ी देर उसको करके बैठे हुए हैं, फिर टू टू और ये हो रहा है, फिर कंप्यूटर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब पलक झपकती सब कुछ हो जाता है, राइट। तो वो चीज़ जो चेंज होती है ना, उससे भी चीज़ चेंज होती है। तो वैसे रिटायरमेंट का कोई वो नहीं है। और ऐसे ही जो सबसे ज़्यादा जो आता है, जैसे शॉपकीपर हैं या छोटे बिजनेस हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना कोई कॉर्पस ऐसे रिटायरमेंट का बनाते नहीं, वो कहते हैं सब जो पैसा इसमें डाल दो, आज मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो मैं इसमें और कैपिटल डाल दूंगा तो मुझे कल 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है। वो एक्सपेंड करते चले जाते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं होती उस चीज़ को संभालने की, और वो फंसते चले जाते हैं उस बिजनेस में। और एक ऐसी शॉपकीपर है, वो सोचता है कि मैं काम कर लूँगा, लेकिन वो कई बार उसको जो बीमारी की वजह से, कुछ की वजह से 60 के बाद दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो वो अगर वो फाइनेंशियल उसके पास वो है, पैसा है, अच्छा है, कॉर्पस है, सब कुछ है, तो वो खुशी से काम करेगा और उसके मजबूरी नहीं है। मैं इस चीज़ में वो करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि एक बंदा अपनी खुशी के लिए काम कर रहा है, दूसरा बंदा मजबूरी के में काम कर रहा है, उसमें फ़र्क है। जो मजबूरी में कर रहा है ना, वो दिक्कत है। तो वो मजबूरी में ना करना पड़े, उसके लिए आपको ये फाइनेंशियल प्लानिंग करके रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह ये करनी जरूरी है। आपके पास अगर इतना वो है तो फिर आप उस काम को मजबूरी में नहीं करोगे, खुशी में करोगे। जब खुशी में करते हैं ना तो फिर दिक्कत नहीं आती। ठीक है सर, आज का हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का सारा टॉपिक हमने कवर कर दिया। तो आज हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जाना, इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना, वेल्थ क्रिएशन के बारे में जाना, और ख़ासकर रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में हम लोगों ने जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सारी जानकारी हम लोगों के साथ में साझा करने के लिए, और आज यहाँ अपना कीमती समय निकालने के लिए। एंड एंड में जाते जाते आप कोई मैसेज या कोई फाइनल वर्डिक्ट, 2 लाइनें व्यूअर्स को, जनता को कुछ देना चाहेंगे कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड? जनता के लिए तो क्या, जनता बहुत समझदार है। तो मेन यही है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसका कंसेप्ट सिर्फ यही है कि आपको जो भी आपके गोल हैं वो अचीव हो जाएं इजीली। जी।
और उसमें जो रिटायरमेंट का है, तो रिटायरमेंट का ये है कि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे, अर्ली शुरू करेंगे, अपने बच्चों को गाइड करेंगे, तो आने वाला टाइम खुशहाली का होगा। नहीं तो यहाँ पे जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है और वो सब हो रहा है, तो वो आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कितना क्या संभालेगी, तो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये क्या है कि आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा लोगों को फैलाएं, जितना लोगों को समझाएं कि इस बारे में, उतना अच्छा है। और बाकी किसी को कोई और ज़रूरत हो तो आप गूगल पे सर्च करके अरुण जी से भी संपर्क कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, है ना। और अपने नियर एंड अपने आसपास Free वाले of cost. फाइनेंशियल फ्री ऑफ मैं कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं करता, कंसल्टेशन के नो चार्जेस। consultation। वेरी नाइस। और नहीं तो अपने आसपास वाले किसी कंसल्टेंट जो हो फाइनेंस हाँ, में होगा, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहे हैं लोग, तो जहाँ पे भी जो भी जिस भी चीज में हो देश में, उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है सर, ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत सारे आइडियाज और क्रिएटिव एस्पेक्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे, इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप अपने कमेंट्स में भी हम लोगों को डाल सकते हैं। हम अरुण जी से संपर्क करके आपको उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, ताकि उन सबको भी ये जानकारी बढ़े। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।